Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छा है, पर इसको लागू करने वाले इसको ईमानदारी से नहीं लागू किए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। सावरकर ने कहा मनुस्मृति ही आज का कानून है, ये संविधान। उन्होंने तो विरोध किया जब से संविधान सभा बनी, तभी से उन्होंने विरोध चालू कर दिया। कोई आरएसएस के सरसंघ चालक बोलते हैं इस संविधान को स्क्रैप करो। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका बड़ा अच्छा इमेज है, जी सत्ता में आए, शुरुआत में क्या काम किया, संविधान रिव्यू कमेटी बनाई, वेंकटाचलम 21 साल की दलित लड़की एक आंगनवाड़ी में अपॉइंट हुई, हेल्पर कम कुक। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया। इनका सेंट्रल पॉइंट कम्युनल है या इनका सेंट्रल पॉइंट ये जो जाति व्यवस्था उसको लागू करना है, या इनका सेंट्रल पॉइंट गरीबी और अमीरी का भेदभाव है? क्या है सेंट्रल पॉइंट इनका असली? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली सेंट्रल पॉइंट जब मैंने कहा, ये कोर है उसका कि समाज की व्यवस्था में असमानता को बनाए रखने देना। तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो होना चाहिए आज के समाज में। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जी, आज भी जिंदा डॉक्यूमेंट है या बस स्पीचेस और व्हाट्सएप कोड्स तक ही सीमित है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छा है, पर इसको लागू करने वाले इसको ईमानदारी से नहीं लागू किए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो जो आज रूलिंग पार्टी है, इसके पूर्वजों ने शुरू से इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 में जी ड्राफ्ट आया, 26 जनवरी को लागू हुआ। जी उसके बाद से आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा ये कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है। इसमें तो हमारी जो मूलभूत बातें वो है ही नहीं। मूलभूत बातें क्या है? मनुस्मृति के मूल्य तो है ही नहीं। और इनके जो मार्गदर्शक पितामह थे सावरकर ने कहा मनुस्मृति ही आज का कानून है, ये संविधान। उन्होंने तो विरोध किया जब से संविधान सभा बनी, तभी से उन्होंने विरोध चालू कर दिया कि संविधान सभा की क्या जरूरत है, हमारे पास तो इतना अच्छा संविधान। फिर उन्होंने उस प्रकार से विरोध किया और बाद में फ्रैंकली भी बोलने लग गए। कोई आरएसएस के सरसंघ चालक बोलते हैं इस संविधान को स्क्रैप करो। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका बड़ा अच्छा इमेज है, जी सत्ता में आए, शुरुआत में क्या काम किया, संविधान रिव्यू कमेटी बनाई, वेंकटाचलम। क्या एम था कि भाई इसको धीरे धीरे हम टिल्ट करेंगे, और उस समय लोगों का विरोध इतना था कि वो इसमें रुक गए। अभी 400 पार का नारा लगाया। 400 पार क्यों चाहिए? कि हमारे पास 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी होगी तो हम संविधान बदल सकेंगे। तो ये बदल तो नहीं पाए, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी तौर से विरोधी दिशा में। क्या खास चीजें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ लोग नहीं चाहते हैं? देखिए, जो चीजें हैं वो ये है, एक तो गरीबों की आवाज उठाने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या है, ये कहाँ? नहीं, आपका सवाल क्या है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो लागू करना नहीं चाहते हैं, या जिसमें बदलाव चाहते हैं, या अमेंडमेंट चाहते हैं कुछ लोग? देखिए, मेरे ख्याल से तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल आप पढ़िए, जी तो उस प्रीएम्बल से पूरी तरह से ये असहमत है। ह्यूमन राइट्स टाइप की चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी जी में क्या आता है? हिंदू, और मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी सब आते हैं। तो इनको तो केवल हिंदू चाहिए, नंबर एक। दूसरा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें डिग्निटी की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, और उसमें गरीब अमीर, बाद में संविधान जाकर गरीब अमीर के बीच का भेद कम करने की बात करता है। और जो कास्ट सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं, सबको बराबरी देते हैं। तो इनको तो उसमें से कोई भी नहीं चाहिए। आप देखिए, अभी यूजीसी का आया था फरमान, तो तुरंत ही खड़े हो गए कि ये हमको नहीं चाहिए। आज रिजर्वेशन का हाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट खाली पड़ी है, जो रिजर्व पोस्ट को भरते नहीं है। तो ये मैं केवल उदाहरण पढ़ रहा था। आज ही मैंने एक सवेरे पढ़ा कि एक 21 साल की दलित लड़की
21 साल की दलित लड़की एक आंगनवाड़ी में अपॉइंट हुई, हेल्पर कम कुक। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया कि आज इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे है। तो ये उसी विचारधारा के हैं कि यहाँ का जो जाति व्यवस्था है और उसके साथ मैं जोड़ूंगा पुरुष और स्त्री की जो ऊंच नीच की भावना है वो बनी रहे, ये उनका सेंट्रल पॉइंट है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल पॉइंट है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इनका सेंट्रल पॉइंट कम्युनल है या इनका सेंट्रल पॉइंट ये जो जाति व्यवस्था उसको लागू करना है, या इनका सेंट्रल पॉइंट गरीबी और अमीरी का भेदभाव है? क्या है सेंट्रल पॉइंट इनका असली? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली सेंट्रल पॉइंट जब मैंने कहा, ये कोर है उसका कि समाज की व्यवस्था में असमानता को बनाए रखने देना, और उसके लिए उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट अख्तियार किया है वो है कम्युनलिज्म। इट इज इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीमेंट है जो कास्ट सिस्टम टू वेल्थ सेंट्रलाइजेशन, ये सब मकसद है और ये है टूल। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं जनरली कहता हूँ कि सांप्रदायिक राजनीति के दो पैर होते हैं। एक पैर होता है मुस्लिम और क्रिश्चियंस का विरोध, जिनके खिलाफ नफरत, इनके खिलाफ हिंसा, एक। और दूसरा पैर होता है मनुस्मृति के मूल्यों को मजबूत करना। ये उसके दो पैर हैं। मैं उस रूप में रखता हूँ। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट और कोर के बारे में बात की, तो वो वही बात उस पर आती है कि कई तौर पे तो क्योंकि आपको अगर किसी को यूनाइट करना है तो नफरत से ही यूनाइट कर सकते हैं कि देखो भाई, ये मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे। देखो मुसलमान आतंकवादी हैं, हमारी सुरक्षा नहीं है। यही आज सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जिसके माध्यम से ये हिंदुओं को पोलराइज करते हैं, सवर्णों को। और अपने झांसे में उन्होंने नए टेक्निक भी निकाले। अपने झांसे में वो दलितों को भी ले आते हैं, ओबीसी को भी ले आते हैं, औरतें तो उनके माता हैं ही। तो ये दोनों चीज़ों का एक मिला जुला है जो आज चल रहा है, हमको देखने को मिला। तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो होना चाहिए आज के समाज में, जैसे एक तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन, दूसरा मुसलमान और क्रिश्चियंस के प्रति सद्भावना, फ्रेटर्निटी, और तीसरा गरीबी का उन्मूलन। ये तीन चीज़ें मेरे ख्याल से केंद्रीय हैं। और जो मैं नेहरू की प्लानिंग में देखता हूँ, जी देखिए नेहरू की प्लानिंग में पब्लिक सेक्टर था, रिजर्वेशन मजबूती से था, दलित सामने आए, स्त्रियां सामने आई, वो उसी दौर में आए जी। और जो यहाँ देश में लॉन्जिविटी 30 साल थी वो बढ़ के 70 साल तक गई। हेल्थ, हाँ, एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने यहाँ जो किया वो तो अविस्मरणीय है। आपके IITs आए, BRC आया, CSIR आया, एरोस्पेस का रिसर्च हुआ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स आए, ये सब आए। तो आज दुनिया में जो हम बोल रहे हैं ना, इकोनॉमी हमारे आगे जा रही है, ये हवा से आगे जा रही है। क्योंकि इसकी आधारशिला तो वही थी और रास्ता भी वही है कि नेहरू ने तो ये कहा था कि हमारे जो पूजा के स्थान हैं, हमारे पूजा के स्थान, ये बांध, यूनिवर्सिटीज़, उसमें ऐड कर रहा हूँ, नेहरू की लाइन में ऐड कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बांध के बारे में कहा था। उस समय हम लोग लाल गेहूँ खाते थे, PL 480 का बचपन में खाया हुआ है मैंने। तो उस समय उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध बनाया। क्यों? तो भाई सिंचाई से उत्पादन अच्छा होगा। वो तो मुझे एक स्कूल बॉय के रूप में याद है। तो उनकी जब उन्होंने कहा ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, उसमें फिर आप जोड़ लीजिए यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल थिंग्स। तो ये वो चीज़ें थी जो आज भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा तो हुआ नहीं है। अभी देखिए समाज और बदल रहा है। अभी तक इंडिया ने देखिए गल्फ़ में अगर वहाँ का सिस्टम चलाने में इंडियंस कितनी मदद कर रहे हैं जी। अमेरिका में कितने टॉप पोजीशंस पे इंडियंस। दुबई में 51% मोर देन 50% आर इंडियन। मतलब जो आबादी वहाँ पे है, रहते हैं लोग, आधे से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। और वहाँ पर उस तरह रहते हैं, मतलब वहाँ पर जैसे सिटीज़न को रहना चाहिए वैसे रहते हैं। अच्छा, अमेरिका में देखिए अभी भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में इंडियंस हैं। ये कहाँ से आए? ये हवा से नहीं निकले, यहाँ के IIT से आए, IIM से आए, ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए। तो वही पॉलिसी फिर से होना चाहिए। हालांकि पूरे में अब जो पूरे दुनिया में
जो 70 साल 80 साल पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें अब रिवीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है और ठीक भी है। एजुकेशन तो ऐसा है कि जैसे केरल जैसे स्टेट में देखिए लिटरेसी 99 के ऊपर है, जी और मैं किसी देश का देख रहा था वहाँ तो चाइना में 99 के ऊपर है, कहीं तो फुल लिटरेसी है। तो हमारे बाकी राज्यों में तो ऐसा नहीं है। आप मध्य प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, राजस्थान देखिए, लिटरेसी रेट भी बहुत लो है। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस सब समझते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।